वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें डिस्कशन कर रखी है वेवल प्लान जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस में 1945 में जो वो पेश किया गया था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो प्रपोज़ल्स थे, किस तरह से जो सूबे हैं इनको डिवाइड किया जाएगा या आज़ाद किया जाएगा, इस पर भी जो है वो डिस्कशन की थी, जिसे 3 जून 1947 का मंसूबा 3 जून 1947 प्लान जो है वो कहा जाता है। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कैसे हम लोग जो हैं वो इन दो स्टेट्स को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करेंगे। अच्छा, अब हमने बात करनी है दो टॉपिक्स पर। ये हमारे इस चैप्टर के जो है वो लास्ट टॉपिक्स हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक इसमें कैबिनेट मिशन प्लान या काबीना मिशन प्लान है। फिर उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस 18 जुलाई 1947, कानून आज़ादी हिंद 18 जुलाई 1947 है, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र करना है। सबसे पहले हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले जो लेक्चर है उसके पहले टॉपिक में आपसे बात कर चुका हूँ कि इस टाइम में बरतानिया में इलेक्शन हुए हैं, बरतानिया में नई गवर्नमेंट बनी है, लॉर्ड एटले जो है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जो है वो बना है, और उसने फिर जो है वो पहले इसके बारे में कहा है कि जो वो पुरअमन सूरत हाल है वो किसी तरीके से वहाँ पर पैदा की जाए सब कॉन्टिनेंट में। तो उसने सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए जो वो एक कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जो है वो यहाँ पर एक मिशन भेजा है। और इस मिशन को कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए कहते हैं कि इसमें जो तीनों ही मेंबर्स वहाँ से यहाँ आए थे, वो तीनों मेंबर्स जो हैं उस वक़्त बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वुज़रा थे। बरतानवी पार्लियामेंट की जो कैबिनेट है, काबीना है, उसका वो हिस्सा थे। तीनों ही उस वक़्त जो है वो वुज़रा की वहाँ पर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभाले हुए थे। अब उनकी वजह से इसको कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कहा जाता है। अच्छा, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई जिसमें वेवल प्लान पेश किया गया, वो वेवल प्लान फेल हो गया। अब उन्होंने एक आखिरी हरबा आजमाने की कोशिश की है कि हम किसी तरीके से सब कॉन्टिनेंट की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कुछ ऐसा प्लान जो है वो दे दें ताकि वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएं और हिंदुस्तान हमारे हाथ से ना जा सके। आप ये कह सकते हैं कि ये एक आखिरी कोशिश की गई थी बाय द ब्रिटन्स, बरतानिया की तरफ से, कि किसी भी तरह हिंदुस्तान हमारे हाथ से ना निकल सके और दोनों ही पार्टीज़ किसी तरह से इन पर इत्फाक जो है वो कर ले। पहली चीज़ अनाउंसमेंट, इसका जो मिशन का ऐलान है वो 15 मार्च 1946 1946 15 मार्च को जो है इसका ऐलान किया गया। देन इसके जो मेंबर्स हैं, मैंने पहले बता दिया कि ये जो तीनों ही मेंबर्स थे, ये चूँकि बरतानवी पार्लियामेंट की कैबिनेट का हिस्सा थे, वुज़रा थे, तो इनमें सबसे पहले सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं ये 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आ चुके हैं। इन्हें एक्सपीरियंस है बर्रे सगीर की सूरत हाल का, क्योंकि पहले ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन्हें ये पता है, अंदाज़ा है कि बर्रे सगीर की सिचुएशन कैसी है, तो अब ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो है तजर्बाती बुनियादों पर ये काम कर सकते हैं। देन एवी अलेक्जेंडर, देन सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड सर पैथिक लॉरेंस जो हैं, ये 3 मेंबर्स आए हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन में, काबीना मिशन में। ये 23 मार्च 1946 को इस मिशन की आमद हुई है सब कॉन्टिनेंट में या बर्रे सगीर में। 15 मार्च को ऐलान हुआ, 23 मार्च को ये सब कॉन्टिनेंट में आ भी गई है। अब ये याद रखिएगा कि जब इस किस्म के मिशंस बनते हैं ना, तो इसको पेपर वर्क मुकम्मल होने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, महीनों दरकार होते हैं। फिर ये असम्बली में जाता है, वहाँ पर मंजूरी होती है, मंजूरी होने के बाद जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन आप ये जानते हैं, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि अगर विदन
1 वीक उन्हें मजबूरन ये मिशन यहाँ पर भेजना पड़ रहा है अनाउंस करने के, ऐलान करने के बाद, तो उन पर कितना जो है वो इमेंस प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा दबाव होगा सब कॉन्टिनेंट की इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर ये जो है वो मिशन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अराइवल हुआ उसका, मिशन की आमद हुई, बंदे मैंने बता दिए कौन कौन थे। देन हम इसके ऑब्जेक्टिव या मकासद पर बात करें तो सबसे पहला मकसद जो इस मिशन का था सब कॉन्टिनेंट में या बर्रे-सगीर में आने का, वो बर्रे-सगीर की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बातचीत करना था। अब बातचीत क्यों करना है? बातचीत करने की वजह यह है कि वो जिस जिस पार्टी के साथ बातचीत करेंगे, जिस जिसके साथ डायलॉग करेंगे, उनको उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू का, नुक्ता नज़र का पता चलता जाएगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए इन्होंने डायलॉग्स या बातचीत की है, या नुक्ता नज़र जानना है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सब कॉन्टिनेंट की हैं। इसमें सबसे पहले व्यू पॉइंट ऑफ द मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र की बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग ने हमेशा की तरह एक ही बात की है कि अगर आप लोग पार्टीशन के अलावा, तकसीम के अलावा कोई भी प्रपोज़ल, कोई भी मंसूबा हमारे लिए लेके आए हैं तो हम लोग उस मंसूबे, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र है। ठीक भी है, मुस्लिम लीग किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि हम हर सूरत में एक अलग वतन हासिल करेंगे। व्यू पॉइंट ऑफ कांग्रेस का नुक्ता नज़र क्या है? कांग्रेस का नुक्ता नज़र वही है कि आप अगर पार्टीशन के हवाले से कोई भी प्रपोज़ल लेके हमारे पास आएंगे तो हम किसी भी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की, तकसीम करने की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको हर सूरत में डिवीज़न से हट के बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। अब उन्हें इन दोनों के व्यू पॉइंट्स का पता चल गया, पॉइंट ऑफ व्यू का पता है, नुक्ता नज़र का पता है। अब वो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रपोजल्स बना लिए जाएं कि वो सब के लिए एक्सेप्टेबल हों और लोग उस पर जो है वो इकट्ठे बैठ सकते हों। डिस्कशन सेशन है, बातचीत का एक मरहला होता है। जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, मुकामी लोग, उनसे मिलते हैं, मुकामी पार्टीज़ से मिलते हैं। यहाँ पर भी किया गया, इन्होंने मीटिंग्स अरेंज की विद द पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके साथ साथ गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, जो मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर थे उनसे, और गवर्नर जनरल जो वाइस राय था ऑफ हिंदुस्तान का उस वक़्त, उसके साथ भी इन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान सके कि वो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, सियासी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अब इसके जो प्रपोजल्स हैं, जो नुकात वो हमारे सामने लेके आया है, उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंडियन यूनियन, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का जिक्र किया है। बहुत अहम चीज़ यहाँ पर उसने कांग्रेस को खुश करने के लिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये शामिल की है कि हम लोग बर्रे सगीर को डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि मुत्तहिदा रखेंगे, यूनियन की सूरत में यूनाइटेड इंडिया रखेंगे, जिस तरह ये आज मौजूद है, और कांग्रेस यही चाहती थी। देन इन्होंने 3 सूबाई ग्रुप, 3 प्रोविंशियल ग्रुप्स जो हैं वो बनाए हैं। इन्होंने सूबों को, जो उस वक़्त सूबे थे हमारे पास बर्रे सगीर के, सब कॉन्टिनेंट के, उनको डिवाइड किया इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनको जो है वो डिवाइड किया गया, जिसमें उन्होंने कोशिश ये की गई कि जो इलाके हैं जिनकी बाउंड्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हों, उनका ख्याल रखा जाए और ऐसा ही ग्रुप बनाया जाए जिसमें सूबों की, उस ग्रुप के ज़्यादातर सूबों की सरहदें, बाउंड्रीज़ एक दूसरे के साथ ज़रूर कनेक्ट होती हैं। पहले ग्रुप में उन्होंने बॉम्बे, यूपी, उत्तर प्रदेश, सीपी, सेंट्रल प्रदेश या मध्य प्रदेश इसे कहते हैं, बिहार और उड़ीसा, ये जो 5 सूबे हैं, इनका उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब ये देखिएगा कि ये जितने भी सूबे हैं
इन सूबों में आपको नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में मिलती है। गैर मुस्लिम जो आबादी है वो इन सूबों में ज़्यादा है, तो ये एक अलग सूबा बना दिया गया। देन पंजाब, सिंध एंड NWFP, पंजाब, सिंध और सूबा सरहद जो है इस पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो है वो ग्रुप B बना दिया गया। और हम ये जानते हैं कि इन तीनों ही सूबों में मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, और दूसरा इनकी सरहदें भी एक दूसरे से मिलती हैं। तीसरा बंगाल और आसाम, इन दो सूबों की सरहदें भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये तीन ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए गए बाय द कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन की तरफ से, और इन सूबों के जो ग्रुप्स हैं इन्हीं को आगे चल के जो है उन्होंने मज़ीद प्रपोजल्स में शामिल किया है। देन रिप्रेजेंटेशन इन असम्बली, उन्होंने कहा जी जो मरकज़ी असम्बली होगी उसमें नुमाइंदगी किस बुनियाद पर मिलेगी। मरकज़ी असम्बली जो सेंट्रल असम्बली कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनसाज असम्बली होगी उसमें हर सूबे को नुमाइंदगी मिलेगी, जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की बुनियाद पर। जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी मरकज़ी असम्बली में उस सूबे की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, जिसकी आबादी कम होगी मरकज़ी असम्बली में उसकी नुमाइंदगी भी उसी लिहाज से होगी। ये ठीक फार्मूला होता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर नुमाइंदगी भी उनके लिहाज से उन्हें ज़्यादा ही मिलनी चाहिए, और ये बेहतर सूरत हाल थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो आइनसाज असम्बली है उसमें नुमाइंदगी तो मिल गई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है, आइनसाज असम्बली है, इसके मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज से लिए जाएंगे। ठीक हो गया, जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो सेंट्रल या मरकज़ी होगी उसमें लिए जाएंगे, वो मेंबर्स लिए जाएंगे सूबाई असम्बलियों से, प्रोविंस असम्बलीज से। देन इंटरिम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत, उन्होंने कहा जी जब तक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, नई हुकूमत नहीं बन जाती, नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, तो उस वक्त तक एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। अच्छा, हम जिक्र कर रहे हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट है अबूरी हुकूमत का। अच्छा, ये याद रखिएगा जो अबूरी हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है, उसका दौरानिया बड़ा कम होता है। इंटरिम गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो उतनी देर तक मुल्क की भागदौड़ संभालती है, गवर्नमेंट को होल्ड करती है जब तक नई हुकूमत जो है वो इलेक्शंस के सिलसिले में बन ना जाए। इलेक्शन से पहले ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इसका काम इलेक्शंस करवाना, और इलेक्शंस करवाने के बाद जो भी पार्टी इलेक्शंस में जीत जाती है उसको ये इक़्तिदार, सोवरेनिटी या हुकूमत गवर्नमेंट को सौंप के हैंड ओवर करके तो चली जाती है। तो ऐसी ही एक इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने कहा जी सब कॉन्टिनेंट में, बर्र-ए-सगीर में बनाई जाएगी, और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स शामिल होंगे। ठीक हो गया, उन्होंने कहा जी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और उस इंटरिम गवर्नमेंट या अबूरी हुकूमत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कैबिनेट मिशन प्लान को, तो उसको अबूरी हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आपको उन्होंने बाउंड कर दिया है, आपको हर सूरत में कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करना है अगर आप ये चाहते हैं कि अबूरी हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट में आप शामिल हो सकें। सेपरेशन फ्रॉम ग्रुप्स से अलहदगी, उन्होंने कहा जी किसी भी ग्रुप का कोई भी सूबा अगर उसे अपना ग्रुप पसंद नहीं है और वो अपना ग्रुप अलग करना चाहता है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। जैसे अगर बिहार चाहता है कि वो ग्रुप बी का हिस्सा बन जाए तो उसको इजाज़त होगी। इसी तरह से अगर पंजाब चाहता है ग्रुप सी का हिस्सा बनना, तो उन्होंने कहा जी ये हो सकता है। यानी सूबे जब चाहेंगे अपना ग्रुप जो है वो अपनी अवाम की मर्ज़ी से चेंज कर सकेंगे, कोई उन्हें नहीं रोक सकेगा। अब इन्होंने सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन का जिक्र है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ।
उन्होंने कहा जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान से भी सूबे अलग हो सकते हैं। अगर कोई ग्रुप, एक ग्रुप या दो ग्रुप या कोई सूबा ऐसा है जो कि हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता इकट्ठा, तो वो अपनी अलग हुकूमत बना सकता है, अपनी आज़ाद ममलकत, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकता है। पहले उन्होंने कहा जी अगर आप ग्रुप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगर सूबों का एक ग्रुप या दो ग्रुप या कोई एक सूबा, दो सूबे अगर हिंदुस्तान के साथ ना रहना चाहें इकट्ठा, तो वो आज़ाद हैसियत से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कम अज़ कम 10 साल तक जो है वो यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा रहना पड़ेगा। यानी 10 साल कम अज़ कम आप हमारे साथ काम करेंगे, उसके बाद आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इसमें वीटो पावर मैंने जैसे पहले बता दिया कि वहाँ से जो बरतानिया से कैबिनेट मिशन आया, वहाँ से ये बाकायदा हुक्मनामा जारी हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है माइनर, छोटी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देन इसके अगर हम लोग रिएक्शंस का जिक्र करें तो पहले हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके लिए ये प्लान बेहतर है, वो इस प्लान को एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया है कायदे आज़म का, मुस्लिम लीग का, कि जब वो ऐलान करेंगे तो फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके लिए इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, और सारे बर्रे सगीर के लोग और बरतानिया के लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर देगी, इसको मंजूर नहीं करेगी। ऐसी सूरत में इंटरिम गवर्नमेंट या अबूरी हुकूमत जो है वो सिर्फ हिंदूज़ की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस अपनी मर्ज़ी से जब चाहेगी अमेंडमेंट्स कर सकेगी इसके लॉस में। अब परेशान हैं, मुस्लिम लीग ने फ़ैसले का इख्तियार दे दिया कायदे आज़म को, सबको ये यकीन है कि कायदे आज़म इसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन कायदे आज़म ने बरक्स सबकी सोचों के अगेंस्ट जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने एक्सेप्ट किया तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, तो उन्होंने रीज़न ये दिया कि इसमें आपने चाहे 10 साल बाद ही सही, लेकिन पाकिस्तान की क्रिएशन की बात ज़रूर की है। अब ये एक शॉकिंग सिचुएशन है, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, जो इसको एक्सेप्ट करना चाह रही थी, लेकिन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा जी हम लोग इसमें से सिर्फ आधा प्लान मानेंगे, और जहां पर आपने जिक्र किया है 10 साल बाद इससे अलग होने का, तो हम लोग जो है वो इसको नहीं मानते हैं, ये वाली शिक हम नहीं मानते। अब गांधी ने एक प्रेस टॉक में बात करते हुए ये कहा कि देखें, क्योंकि अक्सरियत होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर, तो हम लोग जब चाहेंगे ऐसी क्लॉज, ऐसी शिकें आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमें पसंद नहीं होंगी, हम उसको चेंज कर लेंगे। यानी ये शिक किसी भी वक्त जो है वो चेंज की जा सकती है। अब कायदे आज़म ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? एक तो ये कि गांधी की ये बात सुन ली, फिर दूसरा उनकी समझ में यह आया कि ये कहीं कांग्रेसी वजारतें जो 1937 में कायम हुई थी ये उसका रीप्ले ना हो जाए, तो उन्होंने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया ताकि इंटरिम गवर्नमेंट में ये शामिल हो सकें। ये रिएक्शन, फिर डिसीजन मैंने आपको बता दिया कि दोनों की तरफ से जो है वो क्या है, कायदे आज़म ने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये प्लान आलमोस्ट फेलियर का शिकार हो गया, क्योंकि इसमें भी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मुकम्मल इस पर जो है वो राज़ी नहीं हुई, तो इंटरिम गवर्नमेंट की सूरत हाल में इन दोनों को जो है वो शामिल करना पड़ा। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 18 जुलाई, कानून आज़ादी हिंद 1947 18 जुलाई को जो है ये कानून आज़ादी हिंद जो है वो पेश किया गया। अब ये वो कानून है जिसके अकॉर्डिंगली बरतानवी पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला दे दिया कि अब बर्रे सगीर को आज़ाद किया जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा हिंदूज़ के पास आएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो मुसलमानों के पास चला जाएगा, जिसका नाम पाकिस्तान जो है वो रखा जाएगा। ये जो बिल है
ये बरतानिया की पार्लियामेंट में 18 जुलाई को जो है वो मंजूर हुआ और इस बिल पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फिर जो है वो शुरू हो गई। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि हम लोग बाय द जून ऑफ 1948 1948 जून तक जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट से चले जाएंगे, लेकिन उनको पहले ही वहाँ से जाना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने कहा जी 2 स्टेट्स, 2 रियासतों का क्याम। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट्स होगी। सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा जिसमें मुस्लिम अक्सरियत होगी, वो हुकूमत जो है वो मुस्लिम्स के स्पुर्द कर दी जाएगी, हैंड ओवर कर देंगे टू द मुस्लिम्स। और दूसरा जहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत होगी हिंदूज़ की, वो हिस्सा हम लोग हिंदूज़ के स्पुर्द करके चले जाएंगे। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, बरतानवी राज का ख़ात्मा। उन्होंने कहा जी इसके बाद यहाँ से बरतानवी राज ख़त्म हो जाएगा, रूल ऑफ ब्रिटेन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम लोग इक़्तिदार आला या सॉवरेनिटी जो है वो लोकल्स को, मकामी लोगों को ट्रांसफ़र करके यहाँ से चले जाएंगे। कंप्लीट सॉवरेनिटी, मुकम्मल इक़्तिदार आला। उन्होंने कहा जी हम लोग हुकूमत से रिलेटेड हर चीज़ वो हैंड ओवर कर देंगे टू द लोकल सब कॉन्टिनेंट पीपल, यानी जो मकामी लोग होंगे बर्रे सगीर के, हम लोग मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार आला या सॉवरेनिटी जो है वो कम्प्लीटली इनको ट्रांसफ़र कर देंगे सब कॉन्टिनेंट में। इसके बाद किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो बाय द ब्रिटेन्स नहीं की जाएगी, बरतानिया दखल अंदाजी नहीं करेगा। अबूरी आइन, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूँकि ये दोनों स्टेट्स नई बनने जा रही हैं तो बरतानवी गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया कि ये चूँकि नई दोनों हुकूमतें हैं तो अभी इनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन बनाने का टाइम नहीं है। तो जब तक ये अपना आइन नहीं बना लेते उस वक्त तक इंडियन पिनल कोड 1935 जो है वही आइन इनका जो है वो इंटरम आइन के तौर पर चलता रहेगा। और जब ये अपना आइन बना लेंगे तो फिर वो इस आइन को जो है वो मुस्तरद कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी 1935 का जो आइन बर्रे सगीर के लिए बनाया गया था वही आइन जो है वो यहाँ पर इंटरम आइन के तौर पर चलेगा, उसके बाद आप इसको ख़त्म कर देंगे। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में तब्दीली। उन्होंने कहा जी ये जो आइन इंटरम आपको दिया जा रहा है आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं, किस तरह से करना वो तरीक़ाकार बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल होगा उसकी आइनी हैसियत या उसकी आइनी ताकत कहाँ तक होगी ये भी इसमें डिस्कशन किया गया। उन्होंने कहा जी जो गवर्नर जनरल है उसके पास अब भी ऐसी पावर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगी जिनके होते हुए वो जिस लॉ को चाहे रिजेक्ट कर सकता है और जिस लॉ को चाहे वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको चाहेगा वो कानूनी हैसियत दी जाएगी और जिसको गवर्नर जनरल चाहेगा वो कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं कर सकेगा। ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 लास्ट टॉपिक जिनका हमने जिक्र किया, कैबिनेट मिशन प्लान, काबीना मिशन प्लान एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस 18 जुलाई 1947, कानून आज़ादी हिंद 18 जुलाई 1947 जिसका हमने जिक्र किया। इसमें हमने कैबिनेट मिशन प्लान को डिटेल में जो है वो पढ़ा है कि कौन कौन से लोग आए, कब ऐलान हुआ, कब ये यहाँ पर जो है अराइवल हुआ। फिर हमने इसके मकासद ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया, फिर आगे चल के हमने इसके सूबों के ग्रुप्स का, प्रपोजल्स का जिक्र किया। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी जो है वो दी जाएगी। जी ये आपका जो है वो फाइनल टॉपिक था चैप्टर 1 का। अब हम लोग जो हैं वो नए चैप्टर के साथ जो हैं वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।